News.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत और चीन की सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है, यानी लद्दाख और तिब्बत क्षेत्र में लगातार तनाव की स्थितियां जो हैं वो बनी हुई है। और अब भारत के दो सेना प्रमुख, यानी थल सेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख, दोनों लद्दाख जाकर वहां हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और इसका बहुत साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं से किसी गंभीर संकेत को देखा जा रहा है और ये लग रहा है कि कहीं कोई बड़ा संकट सामने आ सकता है। तो क्या युद्ध की स्थितियां आएंगी? चाहे वो सीमित युद्ध हो, क्या युद्ध होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सब लोगों के मन में उठ रहा है। और इस सवाल पर बातचीत करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है कर्नल सुमित सेन रिटायर्ड को। कर्नल सुमित सेन ने सीमा क्षेत्रों में लंबे समय तक काम किया है और उनको जो भारत और चीन की सीमा है उसकी अच्छी जानकारी है। कर्नल सेन, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो मेरे जहन में भी यही आ रहा है और लोगों के मन में भी यही आ रहा है कि भारत के जो आर्मी चीफ हैं और एयर चीफ हैं, दोनों के दोनों जो हैं वो लद्दाख पहुंचे और वहाँ जो स्थितियां हैं उसका जायजा ले रहे हैं। उसके साथ साथ जो है सेना की तरफ से पहली बार ये संकेत दिया गया है कि वहाँ स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है और आमने सामने दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो खड़ी हैं। हालांकि अभी भी उनका मानना है कि स्थिति नियंत्रण में है। तो ये जो एयर चीफ और जो हमारे आर्मी चीफ दोनों ही वहां पहुंचे हैं, इससे क्या संकेत मिलता है? क्या ये लगता है कि कोई युद्ध की स्थिति आने वाली है और इसका जायजा लेने के लिए, मुआयना करने के लिए वो वहां पहुंचे थे? कर्नल सेन। जनरल नरवणे ने, आर्मी चीफ, एक्चुअली म्यांमार जाना था परसों कल, लेकिन वो कैंसिल कर दिया और आज यहाँ पे आएंगे। That is, he has reached Ladakh. And his body language I really liked, because he said, quote, "The border is a little tense," with a smile. So that is a very good sign, When your chief is smiling, that means his confidence level is excellent. And it percolates down to everybody, down to the last man. And when you see his video, when you see it, you can watch and make out that he doesn't have any tension in his mind. And that's a very good sign. And we all know when a senior person is happy and he knows his job, so the job will be done. Air Chief is not in Ladakh. Air Chief had gone to Eastern Sector yesterday. So he has not gone to Ladakh. He is tying up the operations and other side from the Air Force point of view in the Eastern Sector. So Army Chief is there. He will be there for next 2 days. Now, why has he gone there? The first thing, like I said, a person with about more than 40 years service, the war is going to be fought, if it is going to be fought, will be at a corps level. That is, there is a corps commander of that place lays there. It is going to be his battle. But obviously, up the channel, the Northern Army Commander and the Army Chief also has to see what is happening. कर्नल सेन, अब सवाल ये उठता है कि सीमा क्षेत्रों में हमारे एयर चीफ एक तरफ जा चुके हैं, आर्मी चीफ दूसरी तरफ जा चुके हैं। खबरें ये आ रही हैं कि बड़े पैमाने पर बॉर्डर एरिया में डिप्लॉयमेंट हुआ है और इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट जो है 1962 के बाद कभी भी नहीं हुआ। चीन की तरफ से भी हुआ है और भारत की तरफ से हुआ है। इससे क्या संकेत मिलता है? क्या ये युद्ध की ओर इशारा करता है? मैं इस बात को एक बात और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 1962 में वैसे तो अप्रैल ऑनवर्ड्स जो हैं वो चीन के सैनिक आने लगे थे, लेकिन जो एक्चुअल कन्फ्रंट्रेशन शुरू हुआ था सितंबर अक्टूबर में और वार जो है नवंबर तक करीब चला था। तो इस बार जो है वो भारत पहले से तैयार है। 1962 में तैयारी नहीं थी, उसके बाद से सारी तैयारियां हो गई। तो ये जो है ये क्या संकेत दे रहा है? क्या ये संकेत है कि चीन किसी
हद तक जो है युद्ध के लिए तैयार है? See, like I earlier said in the previous video meeting we had, that China has come here with a purpose. And they have not achieved anything of their purpose. In fact, in the last 20 days, since the June 15-16 encounter, and now they're in a much worse position. They're in a much worse position than what was there. And their mission, as of now, for them, may be quite difficult to achieve. Now, I will show you, with the help of a map, what has happened in the last 2 or 3 days. So, there are two very important features, that is heights, in Pangong Shoal, in the Pangong Lake area, which are named as Black Top and Helmet Top. I will just show you in a map what is their position. Now we see this map. Firstly, I will just introduce this map to you, because otherwise, since you are unfamiliar with this area, you may not be able to understand. This area is in eastern Ladakh, and a very prominent feature in front is the Pangong Shoal, which is the Pangong Lake, and to the east of it is another lake called Sangrom Shoal. Now, in the center, that is towards, if you can see the map, there are positions of India which are marked and which are marked. So, in this place, that is that Black Top and the Helmet Top, in the last 3 or 4 days back, we have noticed in the night movement by the Chinese troops, that is at least 300 to 400 persons were moving towards them. That was the time the brigade commander level meeting was going on. Now, our commanders there immediately deployed the Vikas battalion. The Vikas battalion is a special frontier force who are actually of Tibetan origin, and they are fantastic mountaineers, excellent, dedicated, loyal soldiers. So they were deployed, and in a very quick move, they went to these two places. Now mind you that these two places are at good heights of at least 2,000 to 3,000 feet above the level from where the lake is. So they climbed the features, they went and occupied these two places, and when the Chinese came, there was no firefight, but there was a little encounter where a few injuries were there only, and the Chinese had to withdraw. So this was a big humiliation for China. Now, what is the importance of these two features is, now if you see on the map, there are two black sectors which is marked with black lines. One is facing to the east, another facing to the north. These are the basic area of observation which is visible from from these two places. So from here, we can see what the enemy is doing, what he is up to, where are they moving anywhere from that side, and where their tank positions are, where their gun positions are, and everything else. Other advantage of these two places are RT observation posts from here can very easily direct artillery fire onto any enemy position which are located. Third is, by occupying these two places, it has given a very bad psychological jolt to China, and you will realize it because since then, from 31st, the tone of the Chinese leaders have changed. Now they want to have a talk. Now they are saying that India has gone and done something which they shouldn't have, and all these days which they were doing. So this was a very good thing which India has done, and I will say that the tables have turned as of now to favor India. That is as far as this is concerned. अब यहाँ अब जो अखबारों में खबरें आ रही हैं, जो हमने देखा है कि आर्मी ने जो है 2 टैंक रेजिमेंट्स को
डिप्लॉय किया है। इन्फेंट्री भी जो है वो चुशुल में डिप्लॉय की गई है, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब 30,000 सैनिक जो है वो उस सीमा क्षेत्र में लद्दाख की तरफ जो है वो लगा दिए गए हैं, और 30-35 हजार ही ये सूचना मिल रही है कि चीनी सेना भी वहां मौजूद है। अब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। जो आर्मी चीफ हैं और जो एयर चीफ हैं वो दोनों सीमाओं का जायजा ले चुके हैं, और ये आशंका इसलिए लोगों के मन में बढ़ रही है कि ऐसी स्थितियां तभी आती है जब युद्ध जो है बिल्कुल करीब में दिखाई देता है। तो क्या सचमुच युद्ध जो है वो करीब है, या ये जो डिप्लॉयमेंट है और भारत ने जो शक्ति प्रदर्शन किया है उसके जरिए हम शांतिपूर्ण समझौते की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे? Okay, now you're aware that from June onwards, our various level commanders, corps commander, divisional commander, brigade commanders have been having talks with their Chinese counterparts. Now, after so many rounds, 17, 18 rounds, nothing, no solution has come out, and neither it will come. For the simple reason, China is buying time. So all these meetings are not for any other purpose but to buy time. And what is that buying time for? To build up. So they started building up. When they came in, they had much lesser force here, battalion, thereafter built up to a brigade level, and thereafter, like you said, maybe a division strength. Plus, it is a strength of not only infantry, plus all other elements. Like their light tanks have come in, their air defense missiles or air defense guns have come in, their engineer elements are there who are building various structures, and there are all other elements, that is starting from signals, which is communication, to artillery, to everything is there. And we are matching it. And we have started matching it also from around that time in the month of June. Because hopefully, like I realized, and I'm sure our senior commanders also realized that time that because China was just playing for time. So if you remember, that was a lockdown period, that is due to the COVID, where no trains were running even now, except from the special trains. But the army specials had started moving that time from various corners of the country where they were not deployed operationally. So movements of those many trains, which were filled with infantry battalions, artillery regiments, tanks, then armored personnel carriers, then along with it, the support elements, all were there. So we also started building up. People came by train, people came by roads from Srinagar and from other places, and so the build-up is going on. I will never say that the build-up is complete. It is absolutely wrong to say such a thing. It is never complete. In Army parlance, we say that a defense is never complete. नहीं, यहाँ पे मेरे सामने जो सवाल है वो ये है कि आपने अभी कहा कि चीन जो है कुछ खास इरादे से आया है, और वो इरादा दिखाई दे रहा है। अगर हम पैंगोंग इलाके में देखें तो फिंगर 8 से लेकर 4 तक वो कंट्रोल कर चुका है। अभी जो हमारा कंट्रोल रह गया है वो फिंगर 3 और उसके पीछे फिंगर 1, 2, 3 और वो 4 तक आ गया है। अगर अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में हमारी सेना जो है वो फिंगर 8 तक जाकर पेट्रोलिंग करती थी, बेस किसी का भी नहीं था। फिंगर 8 के पहले बेस था चाइना का, और फिंगर 2 पे बेस था इंडिया का। तो 3 से लेकर के 8 के बीच दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो पेट्रोलिंग करती थी, और अब फिंगर 4 पे जम जाने का मतलब है कि चीन ये बता रहा है कि ये तो हमारा हो गया। सवाल ये है कि भारत उसको कैसे खाली कराएगा या अप्रैल की स्थिति में ले जाएगा। ये यहाँ पे in this area there is a very peculiar terrain. In all other places the LAC is running on the ground. Here the LAC is running on the ground most of the places. Watershed. What is a watershed? Watershed is a mountain
on the highest point on which the ridge line is available. Now, but here, Panjshon Lake is also there. Now, Panjshon Lake is a huge water body, 135 kilometers long, and the widest place it is 6 kilometers. So, here, the LAC is also crossing the lake somewhere in between, or somewhere about 45 kilometers. India has about 45 kilometers part of the Shangong Lake, and the balance is with China. And as at every other place, China always is on a dilemma that what is their LAC, because of which the fingers talked about, that is, the fingers are on the north bank of Shangong Lake are the ridge line which is coming down from the mountains. On the left is finger number 1, 2, 3, and going to the right, that is finger number 8. China claims that from finger 2 to finger 8 is theirs, whereas it is not so. Our position was supposed to be, or again as for the LAC configuration, is supposed to be till finger 8. But China is not agreeing to that. So they have occupied finger 8 and 8 to 5, and we have till from 1 to 4. Now the Chinese have built motorable roads, not today, for the last 20 years, on the north bank of Shangong Lake, Shangong Shore. And they do their patrolling by their vehicles, starting from their finger 8, and they come till finger 2. And our infantry battalion, they go by foot on that route, and we do the patrolling till finger 8. Shangong Shore has got an importance, because if you look at the map, you will find that Chushul is somewhere to the south and east of it, and it is along this approach that the Chinese have come in 1962. So this is a good approach for them, which they know or they are aware of, and that is why Shangong Shore is important, and that is why I talked about our occupying the black top and the helmet top, so that we can dominate the Chinese approach from coming from the north and the east. आपने ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात की, और लगता है कि चीन पर इस दबाव का थोड़ा असर भी पड़ा है, और वो इस रूप में दिखाई दे रहा है कि अभी जो शंघाई सहयोग वार्ता है, उसके लिए जो भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री दोनों ही जो है रसिया में हैं, और वहाँ चीन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से माफ कीजिएगा, सॉरी, रक्षा मंत्री, दोनों देशों के रक्षा मंत्री वहां हैं, और दोनों देशों चीन के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है। इससे यह लगता है कि शायद वो सचमुच बातचीत से इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर यह भी हो सकता है कि समय निकालने का एक तरीका हो, जैसा कि वो कह रहे हैं। पर मैं इसी सवाल पर फिर से आता हूं कि क्या भारत और चीन के बीच युद्ध हो सकता है, क्योंकि लगभग यही महीने थे जब कन्फ्रंटेशन जो है वो भारत और चीन के बीच 1962 में शुरू हुआ था, क्योंकि नवंबर के बाद वहां बर्फबारी होती है, और फिर दोनों ही देशों की सेनाओं को कुछ न कुछ पीछे जाकर सुरक्षित जगह पे जाना ही पड़ेगा। कर्नल सेन। Yes, you are very right. See, in 1962, the operation which had happened was also in October to November. It started in October, then there was a lull for 14 days, and thereafter it continued for another 5-6 days, and then it finished. But there must be a reason for this. If you see this area, the benchmark height is 13,000-14,000 feet. So here, winter comes in early, and summer generally comes very late. So between November, the very heavy snowfall time, at least till May, there will be snow. So it is not possible to do any type of operation. Infantry foot patrols will go in, they will do recce, 10-15 people can go in, they can do a little mischief and come back. But that is not the aim of anybody. So as far as China is concerned, this time they have come in better strength.
and they have again timed it, and again it is a build-up time of 3 to 5 months, which they have achieved or achieving by buying time. That is from May, June, July, August, September, and September we have already seen some action. There may be repetition of such actions, and maybe if diplomatic talks and ministerial level talks doesn't succeed, then it will be a military action. So for that we are getting ready. It is a continuous process, and there's no problem as of now. Like I told you, China is in a very comparatively in a worse position than what they were even 7 days back. ये बड़ी ही राहत की बात है भारत के लिए और भारत में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि सब लोगों का ध्यान इस समय जो है वो सीमा पर लगा हुआ है, तिब्बत में लगा हुआ है, पैंगोंग झील की तरफ लगा हुआ है, दूसरी तरफ अरुणाचल की तरफ भी है, क्योंकि उधर भी बिल्डअप दिखाई दे रहा है। करीब 4000 किलोमीटर लंबी हमारी सीमा जो है उस पर हर तरफ बिल्डअप जो है वो दिखाई दे रहा है। बहरहाल जो आपने बातें की वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना अब बहुत अच्छी स्थिति में है ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो बिल्डअप उन्होंने किया था उसके मुकाबले भारत ने भी कर लिया है। कुछ न कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं कर्नल सेन, इसलिए हम इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन हम दोबारा आपसे इन मुद्दों पर फिर से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि चीन का इरादा क्या है और किस तरह से वो अपने इरादे का जो है वो पूरा करने की कोशिश करेगा। इस समय चीन कई तरह के दबाव में है, अमेरिका के दबाव में भी है, तो एक चेहरा उसका दिखाई दे रहा है और उसके बाद आगे आने वाले दिनों में उसका दूसरा चेहरा दिखाई देगा। दर्शकों, हम इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ इतना ध्यान दिलाना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के बाद आपको एक बटन मिलेगा, आप उस बटन को दबाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप satyhindi.com के साथ और बेहतर ढंग से कैसे जुड़ सकते हैं, हमारी सदस्यता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।